नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं आपके साथ शकील साजिद। शानदार फुटबॉलर, पिछले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हैट्रिक लगाने वाले किलियन एम्बापे का जन्म 20 दिसंबर 1998 को पेरिस के बॉन्डी उपनगर में, जहां उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक चुनौतियों के बीच बीता। बचपन से ही फुटबॉल का गहरा शौक, बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना देखते थे। एम्बापे का परिवार बहुत समृद्ध नहीं था। कई बार उनके पास अच्छे जूते खरीदने पैसे नहीं होते, लेकिन कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी प्रतिभा और मेहनत के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। उनका बचपन नस्ल भेद और हिंसा जैसी समस्याओं से प्रभावित रहा, फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास बनाए रखा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। फुटबॉल के प्रति उनकी लगन इतनी अधिक कि वे छोटी उम्र से ही नियमित अभ्यास करते। उनके माता पिता ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर संभव दिया। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में एम्बापे ने पेशेवर फुटबॉल में कदम रखा। असाधारण गति, तकनीक और गोल करने की शानदार क्षमता ने उन्हें बहुत कम वक्त में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नौजवान खिलाड़ियों में शामिल करा दिया। 2017 में वे पेरिस सेंट जर्मन क्लब से जुड़े। उन्हें कई बड़े क्लबों के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर के विकास को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एम्बापे को अपने कैरियर में कई गंभीर चोटों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी और पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरकर दोबारा मैदान में वापसी की। 2018 फीफा विश्व कप में उन्होंने फ्रांस को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शानदार गति और निर्णायक गोलों ने उन्हें विश्व फुटबॉल का नया सितारा बना दिया। मैदान के बाहर भी एम्बापे समाज सेवा में सक्रिय हैं। वे ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता करते हैं और कई सामाजिक अभियानों से जुड़े हैं, जिससे वे नौजवानों के लिए प्रेरणा देते हैं। आज किलियन एम्बापे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनका जीवन उदाहरण इस बात का कि गरीबी, भेदभाव, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ संकल्प, मेहनत, आत्मविश्वास से बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। एक बहुत संवेदनशील, बड़ी शानदार खबर। छत्तीसगढ़ की 12 वर्षीय सुमना कुंजू गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और लंबे वक्त से स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई, जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुमना के निधन के बाद उनके परिवार ने बेहद साहस और मानवता का परिचय देते हुए अंगदान का निर्णय लिया। इस फैसले ने कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन प्रदान किया। अंगदान के तहत सुमना की दोनों किडनियों को 2 अलग अलग मरीजों को प्रत्यारोपित किया गया, जो कई वर्षों से डायलिसिस के सहारे जीवन जी रहे थे और उपयुक्त दाता की प्रतीक्षा कर रहे थे। एम्स में एक किडनी 15 वर्षीय किशोर को दी गई, जो लगभग 3 वर्षों से डायलिसिस पे था। सफल प्रत्यारोपण के बाद उसे सामान्य जीवन जीने की उम्मीद मिली। दूसरी किडनी 45 वर्षीय महिला मरीज को प्रत्यारोपित की गई, जो पिछले 5 वर्षों से किडनी की गंभीर समस्या और नियमित डायलिसिस से जूझ रही थी। डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी और दक्षता के साथ पूरा किया। एम्स हॉस्पिटल में अंगों को सुरक्षित रखने और समय पर प्रत्यारोपण सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। सुमना की मां ने बताया कि जब डॉक्टरों ने कहा कि उनकी बेटी 2 लोगों की जान बचा सकती है, तब परिवार ने बिना देर किए अंगदान की अनुमति दी, क्योंकि वे किसी और को जीवन देना चाहते थे। उदाहरण है यह घटना कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद भी उसके अंग कई लोगों के जीवन में खुशियां और उम्मीद ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चों के अंगदान का यह शायद दूसरा मामला है, जिससे समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने और लोगों को प्रेरित करने का संदेश मिलता है। सुमना आज भले इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अंगदान ने 2 परिवारों को नई जिंदगी दी। उनका यह मानवीय योगदान हमेशा के लिए उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखेगा। वेल डन सुमना। एक और निजी अस्पताल की खबर। इलाज के लिए भर्ती किए गए एक मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और उसके परिजनों को शव सौंप दिया। परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। मरीज
को अंतिम संस्कार के लिए परिजन ले जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उसके शरीर में हलचल हो रही है तथा वह हाथ पैर हिला रहा है। सभी लोग हैरान रह गए। मरीज के जीवित पाए जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का कहना है कि निजी अस्पताल रायपुर के डॉक्टरों ने बिना पूरी तरह पुष्टि किए मरीज को मृत घोषित कर दिया। परिवार को मानसिक आघात और परेशानी लगी। घटना के सामने आने के बाद मरीज को तुरंत दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका दोबारा इलाज शुरू किया गया और उसकी स्थिति की निगरानी की गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही तथा दोषी डॉक्टरों और उस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अस्पताल प्रबंधन ने मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मरीज की हालत अत्यंत गंभीर थी और चिकित्सीय प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय लिया गया। यह अस्पताल पहले भी विभिन्न विवादों और शिकायतों के कारण चर्चा में रहा है, जिसके चलते इस घटना ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। किसी मरीज को मृत घोषित करने में हुई छोटी सी गलती भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है, ये हमें लगता है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए मेजबान देशों में शामिल मेक्सिको इस वर्ष शानदार फॉर्म में है। अब तो कोई मुकाबला नहीं हारी ये टीम आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। मेक्सिको की टीम ने अपने हालिया मैचों में मजबूत आक्रमण और संतुलित रक्षा का प्रदर्शन किया। उसे आगामी विश्व कप की संभावित दावेदार टीमों में गिना जा रहा है। दक्षिणी अमेरिकी टीम इक्वाडोर ने अपनी बेहतरीन रक्षात्मक क्षमता से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। टीम ने लगातार 12 मैचों में एक भी गोल नहीं खाया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इक्वाडोर के कोच और खिलाड़ियों ने अनुशासित खेल शैली अपनाई है। मजबूत डिफेंस और सामूहिक प्रदर्शन के कारण टीम विश्व कप से पहले बेहद खतरनाक प्रतिद्वंदी बन गई है। इसके बाद नॉर्वे ने लगभग 28 वर्षों बाद विश्व कप में वापसी की उम्मीदों को मजबूत किया है। टीम ने स्टार खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से उसके प्रशंसकों में उत्साह बढ़ गया है। नॉर्वे के आक्रमण में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी मजबूत टीम की रक्षा पंक्ति को चुनौती देते हैं। यही वजह है कि नॉर्वे टीम को डार्क हॉर्स माना जा रहा है। सेनेगल अफ्रीकी फुटबॉल की मजबूत टीम है। हाल के वर्षों में उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और विश्व कप में बड़ा उलटफेर कर सकती है। एशिया में जापान की टीम अपनी तेज गति, तकनीकी कौशल और सामूहिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। उसने कई बड़ी टीमों को हराकर साबित किया है कि वह किसी भी मंच पर चुनौती पेश कर सकती है। अगर देखा जाए तो इन सभी टीमों की वर्तमान फॉर्म, खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम संयोजन को देखते हुए फुटबॉल विशेषज्ञ मान रहे हैं कि विश्व कप 2026 में ये बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। विश्व कप 2026 के नजदीक आते ही मैक्सिको, इक्वाडोर, नॉर्वे, सेनेगल और जापान जैसी टीमों का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। सर टिम बर्नर्स-ली, जी हां, इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की जिसने दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचना साझा करना आसान बनाया है। टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ। बचपन से उन्हें विज्ञान, गणित और तकनीक में विशेष रुचि थी। आगे चलकर उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी तकनीकी समझ ने उन्हें नई खोजों की दिशा में प्रेरित किया। वर्ष 1989 में उन्होंने एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव रखा जिसके माध्यम से इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को लिंक के जरिए आसानी से जोड़ा और खोजा जा सकता है। यह विचार आगे चलकर बेहद शानदार वर्ल्ड वाइड वेब बना। टिम बर्नर्स-ली ने वेब के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे HTML, HTTP और URL के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। आज इंटरनेट पर अधिकांश वेबसाइटें इन्हीं तकनीकों पर आधारित है। पहला वेब ब्राउज़र और पहला वेब सर्वर भी विकसित किया उन्होंने। इन आविष्कारों ने इंटरनेट को केवल वैज्ञानिकों तक सीमित न रहकर आम लोगों तक पहुंचाया।
टिम बर्नर्स-ली का मानना कि वेब सभी लोगों के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने अपने आविष्कार पर पेटेंट नहीं कराया और इसे निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। उनके निर्णय ने इंटरनेट के तेजी से विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि वे वेब को व्यावसायिक रूप से नियंत्रित करते तो आज इंटरनेट का स्वरूप काफी अलग होता। वर्ल्ड वाइड वेब ने शिक्षा, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन और शोध जैसे अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। आज अरबों लोग प्रतिदिन वेब का उपयोग करते हैं। टिम बर्नर्स-ली का योगदान आधुनिक डिजिटल युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी खोज ने दुनिया को डिजिटल रूप से जोड़कर सूचना और ज्ञान को सरल और सार्वभौमिक बना दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में योग और फिलॉसफी विभाग के प्रोफेसर पद की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर कई उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई है। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पद के लिए कुल 10 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन उनमें से केवल एक उम्मीदवार को ही पात्र माना गया। शेष 9 उम्मीदवारों को अपात्र घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने पात्रता निर्धारित करने में यूजीसी के मानकों और नियमों का पालन नहीं किया, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल सका। कई उम्मीदवारों का दावा है कि उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शोधकार अनुभव और प्रकाशन उपलब्ध है, फिर भी उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में अनुभव, शोध, प्रकाशन और अकादमिक उपलब्धियों के लिए मूल्यांकन को लेकर भी विवाद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके दस्तावेजों का उचित परीक्षण ही नहीं किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि सभी आवेदनों की जांच निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार की गई तथा पात्रता का निर्णय उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हुआ। अपात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा और पुनः जांच की मांग की है। उनका मानना है कि पारदर्शिता की कमी रही प्रक्रिया में। इस मामले ने विश्वविद्यालय की भर्ती व्यवस्था और चयन प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यदि अभ्यर्थियों की शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तो मामला उच्च स्तर पर जांच या कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है। इससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक विवादित हो सकती है। यह पूरा विवाद उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की जरूरत को दर्शाता है। ऐसी प्रक्रियाओं में स्पष्ट मानदंड और खुली जांच व्यवस्था होना विशेषज्ञ भी जरूरी समझते हैं। हम सभी एक उम्मीद करते हैं कि रविशंकर विश्वविद्यालय अपनी साख को देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया पर की फिर से जांच करेगा और एक बिल्कुल न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।